वेलकम टू 2024/7 में शुभम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ एसएससी के एग्जामिनेशन में मैथ के किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू में लगभग 23 से 25 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें कि कुछ पोर्शन आपका अर्थमेटिक का होता है, कुछ पोर्शन आपका एडवांस का होता है। तो अगर हम देखें कि सीजीएल और सीएचएसएल की बिहाफ पे मैं बात करूं, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल में दोनों में 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें अगर रीसेंट ईयर का हम एनालिसिस करें तो पता चलता है कि लगभग 50% ही आपका अर्थमेटिक आ रहा है और 50% ही आपका एडवांस आ रहा है। अगर मैं एनालिसिस को देखते हैं तो जैसे कि मैंने ले रखा है इस तरीके से, ये आपके एग्जामिनेशंस के नाम है सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू एमटीएस जीडी, और ये आपके चैप्टर्स के नाम है। ये आपका मैंने पहले स्टार्टिंग में हमने अर्थमेटिक को ले रखा है, बाद में हमने एडवांस की भी चैप्टर्स को शो किया हुआ है। जरा पहले हम अर्थमेटिक के चैप्टर्स को जरा देखने की कोशिश करते हैं, जरा देखिएगा। जैसे कि अच्छा, एमटीएस और जीडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके अर्थमेटिक के पोर्शन को देखा रखा है, लेकिन अगर मैं एडवांस की बात करूं तो एडवांस में एडवांस की अगर हम बात करें तो एमटीएस और जीडी में आपके एडवांस के पोर्शन ज्यादा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके मेंसुरेशन को छोड़ के। चलिए एनालिसिस करते हैं, जरा समझते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले टॉपिक दिखा रहा है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले टॉपिक में उसने नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात किया। तो नंबर सिस्टम पे देखिए 25 क्वेश्चन है सीजीएल और सीएचएसएल में। अगर मैं सीपीयू की बात करता हूं तो वहां पे क्वेश्चन 50 हो जाते हैं, तो वेटेज भी वहां पे बढ़ी जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन का। आप देख भी पा रहे होगे सीपीयू के अंदर आपका वेटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है, ठीक। बाकी का सीजीएल और सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 25-25 होते हैं, और एमटीएस और जीडी में भी आपके 20 होते हैं। तो इसी तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं। अच्छा, वेटेज की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे कि हमने ले रखा है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, दोनों मैंने एक में ले लिया। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका। पहले वो 2 भी आ जाया करते थे, अब वो एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा, नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर सिस्टम आपका छोटा टॉपिक नहीं है, नंबर सिस्टम आपका एक बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, इस टाइप से आपके टॉपिक आते हैं। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट कौन सा है नंबर सिस्टम के अंदर, तो नंबर सिस्टम के अंदर रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल। अगर क्वेश्चन बनता है तो इससे ज्यादा बनता है। जैसे कि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन दिखा रखे हैं, तो एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से डाल देगा, एक रिमाइंडर से डाल देगा और एक नंबर ऑफ फैक्टर से डाल देगा। तो इस तरीके से ये आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं। एलसीएम एचसीएफ में अगर मैं बात करूं तो बेसिक एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। और इसके अलावा भी आपके एचसीएफ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपसे कुछ नंबर्स दे देगा, कुछ रेशियोज दे देगा, या फिर कहते हैं कुछ फ्रैक्शन दे देगा, जैसे कि 1/2, 3/4, 4/5, और उसके फिर वो बोलेगा इसका एलसीएम निकालो, ये एचसीएफ निकालो। तो हम जानते हैं कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, अगर जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन दे रखी है और मुझे उसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम और नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ निकाला जाता है। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम कर दिया जाता है इस तरीके से। तो वो क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठते हैं। अच्छा, बेसिकली हम जानते हैं कि अर्थमेटिक के अंदर वैसे भी हमारे 3 टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक परसेंटेज हो गया, एक रेशियो हो गया और एक आपका एवरेज हो गया। ये आपके सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अब जैसे कि तीसरा इसमें दे रखा है परसेंटेज भी, आप परसेंटेज तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि वो 2 क्वेश्चन दिखा रहा है। परसेंटेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग हो गया, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, उसके अलावा भी आपके इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। तो इस टाइप से आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज पे। और वैसे भी परसेंटेज स्कोर होता है, अगर परसेंटेज कर रहे हो, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, तीनों ही सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर जब भी आप अपनी स्टार्टिंग कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि पेपर आपका नजदीक है और आपको किन चैप्टर्स का रिवीजन करना चाहिए, तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहिए वो पहले परसेंटेज, रेशियो, देन एवरेज। इन क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज आपका लगभग हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। तो परसेंटेज से 2 से क्वेश्चन, हालांकि ऐसा नहीं है सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, अगर मैं रिसेंट ट्रेंड को देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं, आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है। अब जैसे कि अगला ही टॉपिक जैसे कि आगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब काफी बार पूछा जाता है। तो इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन, ये बड़े बड़े टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एसआईसीआई, इन्होंने एसआई और सीआई को दोनों को ले लिया, 1 से 2 क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है। देखिए मैंने डैश करके लिखे हुए हैं 2 और 3, तो मिनिमम से मिनिमम 2 है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 है क्वेश्चन। ऐसी अगर मैं रेशियो की बात करूं, रेशियो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, सिक्के वाले, कॉइन वाले क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं, ठीक। तो जो मैं बोलते चले आ रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, उस पर फोकस करने की कोशिश करना, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं हर एक चैप्टर से मैं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो वही टॉप ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट रहते हैं। आप रिसेंट, अगर आपको
रीसेंट ईयर का, जैसे कि आपको ये देखना है कि 2027 में क्या इंपॉर्टेंट है या 2026 में क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने चाहिए, तो आप रीसेंट 5 साल के क्वेश्चनों को उठा के देख लीजिए, क्योंकि एसएससी की खासियत है, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल हो या एमटीएस, सीपीओ, जीडी, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसएससी हमेशा 70 to 75% पेपर रिपीट करती है रिपीटेड क्वेश्चनों पे। तो ये उसी बिहाफ पे हमने पूरा एनालिसिस किया हुआ, हम उसी बिहाफ पे एनालिसिस पूरा बना रहे हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं मिक्सचर, तो मिक्सचर से बेसिकली एक ही क्वेश्चन आता है, मिक्सचर का होगा या वो एलिगेशन का होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं एवरेज, एवरेज का भी एक ही क्वेश्चन। ऐसे ही हम टाइम एंड वर्क, अब देखिए टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम दो टॉपिक है, हालांकि ये एक टाइम एंड वर्क हो गया, एक पाइप एंड सिस्टम हो गया, ये दोनों ही बहुत बड़े टॉपिक हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। टाइम एंड वर्क के अंदर बेसिक क्वेश्चंस आ गए कि ए समथिंग कितने दिनों में करता है, बी समथिंग कितने दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। इसमें बेसिस वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बेसिस वाले क्वेश्चन इन द सेंस कि समथिंग 4 आदमी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, 5 महिला किसी काम को उसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, या फिर इतने आदमी कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और टाइम एंड वर्क में टाइप बहुत सारे बनते हैं, सेम एज इट इज पाइप एंड सिस्टम में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो उन दोनों को मिलाकर 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं और इतने ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये रिसेंट ईयर अगर ये एनालिसिस किया गया है। अब जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम अपने आप में बहुत मेजर टॉपिक है। इसके अंदर रिलेटिव स्पीड आ जाता है, एवरेज स्पीड आ जाता है। ये जो मैं बोल रहा हूं कि रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड, इनके अलावा भी इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक है, वो टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है जिनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता है। जो मैंने कुछ बताया हुआ है अर्थमेटिक के अंदर, इस टाइप के जो मैंने बोले कि इसमें ये टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी टॉपिक में मैंने बताए। आप रिसेंट ईयर का हमने एनालिसिस किया, उसके बाद इन क्वेश्चनों को बताया गया, तो आप भी जो मैंने बोला है उस पर ध्यान से उनको समझना, उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना है। ऐसी सीएचएसएल के बिहाफ पे देख लो कि सीएचएसएल में नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, सीपीओ में 3 से 4। अच्छा, सीपीओ में 3 से 4, आपको सीपीओ में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 होते हैं। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 50 होते हैं। अच्छा, एमटीएस में भी देख, अच्छा ऐसी अगर एलसीएम एसडीएफ से देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से देखो तो 3 क्वेश्चन, ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस से देखो तो 4 क्वेश्चन। पहले एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में भी 50-50 क्वेश्चन ही आया करते थे, लेकिन अब बस सीपीओ में ही 50 क्वेश्चन आते हैं, बाद बाकी सीजीएल, सीएचएसएल में आपके 25-25 क्वेश्चन ही रहते हैं। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या भी कम हो गई है, लेकिन सीपीओ के अंदर उतनी ही है। ठीक, ऐसी अगर बाद बाकी में और एक उसमें देखो एसआईसीआई के अंदर देखा तो फिर 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। ऐसी रेशियो एंड पार्टनरशिप से देखे तो 2 क्वेश्चन हो गए। बाद बाकी जो सब मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम के अंदर बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज वो सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उसी हिसाब से उनको हमने चेंज किया हुआ है, मतलब उसी हिसाब से हमने एनालिसिस करके उसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। मैं इस पीडीएफ को मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं, ये आपका एडवांस का पोर्शन है कि एडवांस में किस किस एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, एडवांस के अंदर ज्यादा टॉपिक नहीं बनते। अगर आप एडवांस के अंदर देखें तो 6 से 7 टॉपिक ही बनते हैं, कोई ज्यादा टॉपिक बनते नहीं है। अब जैसे कि अलजेब्रा, पहले क्या होता था, जब 50 क्वेश्चन आया करते तो अकेले अलजेब्रा से 8 से 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाया करते थे, लेकिन अब 50 क्वेश्चन होते नहीं है, 25 क्वेश्चन होता है। तो उसी हिसाब से देखो 2 से 3 क्वेश्चन सीजीएल से आ गए, 2 से 3 क्वेश्चन सीजीएल से आ गए, ज्योमेट्री मतलब सीजीएल में आ जाएंगे अलजेब्रा के, सीएचएसएल में 2 क्वेश्चन, सीपीओ में 3। ऐसे एमटीएस में आता नहीं। एमटीएस और जीडी के अंदर, अगर मैं एमटीएस और जीडी के अंदर बात करूं तो एमटीएस और जीडी में आपके एडवांस का सिर्फ एक ही टॉपिक आता है, विच इज मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन पे ही आपको दिख रहा होगा कि वो मेंसुरेशन इस तरीके से 2, यहाँ पे 2 और 3। अच्छा, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के क्वेश्चंस भी वो डाल देता है। बाद बाकी एडवांस के कोई खास पोर्शन आपका एमटीएस और जीडी में आता नहीं है। ठीक भाई, तो ज्योमेट्री के अंदर देखें तो 3 से, ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सारे जितने भी टॉपिक मैंने एडवांस के लिए रखे हैं उसमें ज्योमेट्री एक सबसे बड़ा टॉपिक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के सीजीएल में देखने को मिल जाते हैं, ऐसे सीएचएसएल में 2 से 3 क्वेश्चन, सीपीओ की मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन, सीपीओ में आपको ज्यादा को देखने को मिलेंगे। एमटीएस और जीडी में आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसी मेंसुरेशन 2D और 3D, मेंसुरेशन 2D और 3D में 3D के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी एक 3D बॉडी को मेल्ट करके कोई दूसरी बॉडी बनाई गई है, जैसे कि अगर मैं बात करूं सिलेंडर को उसने मेल्ट करा और उसने कोन बना रखा है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मेल्ट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम बेस पे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैं अलजेब्रा में बात करूं, मतलब मैं सबके लिए ही बोल रहा हूं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी के लिए मैं बात करता हूं। एमटीएस, जीडी में तो खैर आते ही नहीं। अलजेब्रा के अंदर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि x + 1/x इज इक्वल टू समथिंग कुछ दे रखा होगा, x² + 1/x² समथिंग कुछ पूछेगा, या फिर x³ + 1/x³ समथिंग कुछ पूछेगा। तो इस टाइप से जो मैं बोल रहा हूं उस पर जरा ध्यान देना, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके रिपीटेड वे में ज्यादातर पूछे जा रहे होते हैं। अब जैसे कि आइडेंटिटी बेस पे 2x + 1/3x वाला समथिंग पूछ लिया, पावर x⁵ वाला पूछ लिया, x⁵ वाला इन द सेंस
कि अगर कहीं आपको दे रखा है x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू समथिंग 4, तो आपसे पूछ सकता है x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 बताओ, या फिर x की पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 7 बताओ। रिसेंटली ईयर में x की पावर 9 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 9 भी पूछ लिया गया था। इसमें एक x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 भी पूछ लेते हैं। एक इसमें आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाले फॉर्मूले से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ आपके वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर मैं बात मेंसुरेशन का, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 देखो सब में आपको देखने को मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक आइडेंटिटी से रिलेटेड भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं। जैसे कि 3 हमारी बेसिक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, ऐसी 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे मेंस के टॉपिक पे रखा जाता है, ऐसी बात नहीं है कि प्री में। अब रिसेंट ईयर में प्री में भी क्वेश्चंस देखने को मिल गए थे, तो देखो ज्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन अब देखो 0 से 1 तो रिसेंट ईयर में इसका ट्रेंड देखा गया कि एक कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एसएससी रिसेंट मतलब करंट में इनसे भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक, पहले नहीं पूछे जाते थे। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई को पहले बहुत एसएससी पूछा करता था। प्री में 5 क्वेश्चंस आते ही आते थे, मेंस में भी क्वेश्चंस आया करते थे। लेकिन अब डीआई का रोल इन्होंने कम कर दिया, लेकिन कम का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। पहले क्या होता था कि किसी एक ही कॉन्सेप्ट पे 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब डीआई को इन्होंने क्या किया कि एक क्वेश्चन पे एक ही डीआई लगा दिया, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे वो टेबल चार्ट हो, चाहे वो कोई अदर चार्ट हो। तो इस तरीके से एक डीआई पे एक ही क्वेश्चन लगा दिया है। ठीक, उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये मेंस के टॉपिक पे आता है। अब देखो एसएससी का अगर हम एसएससी के एनालिसिस करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेंस में ही दे रहा है। प्रोबेबिलिटी वगैरह वो प्री में भी डाल देगा। अगर हम रीसेंट एग्जाम्स का एनालिसिस करें तो उन्होंने प्री में भी इन क्वेश्चन को डाला हुआ। हालांकि इसने स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन बताया हुआ, मेंस के लिए बताया हुआ है। मेंस में 30 क्वेश्चन आते हैं सीजीएल और सीएचएसएल में। ठीक, सीपीओ में मेंस में तो आती नहीं है। तो ये इस तरीके से मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ था। अब आप ये समझिए कि हमको इनकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि कल है 22 तारीख 22 जून और कल लास्ट डेट है सीजीएल के फॉर्म भरने की। तो जिन लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है वो कृपया करके भर देना। लास्ट टाइम पे साइट बिजी हो जाती है, कोशिश करना कि आज ही आप सारे फॉर्म भर दें, क्योंकि कल साइट बिजी हो जाएगी। अगर डेट बढ़ती है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की तो हम उसके लिए भी आपको वीडियो बना के बता देंगे। खैर, मैंने अभी एक रोड में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप तैयार रहेंगे। स्टार्टिंग में पहले आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो कि जो जो आप सारे चैप्टर्स को एक बार पढ़ लो, जितने भी चैप्टर हैं, जितना आपको रिवीजन करना है उनकी क्विज लगा लो। हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमारे अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे भी आप क्विज को लगा सकते हो। हमने 10-10, 5-5 की क्विज बना रखी है, तो आप वहां से जाकर अपनी क्विज लगा सकते हो। अच्छा, पहले आप सारे चैप्टर्स के बेसिक तो पढ़ लो, जितने भी आप फॉर्मूले वगैरह, अगर आप फॉर्मूले से पढ़ते हो तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए। आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आप पहले उन कॉन्सेप्ट को खत्म कर लीजिए। देन आफ्टर आप क्या करो कि डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, 50-50 क्वेश्चन की या 100-100 क्वेश्चन की। अगर आप 50 की क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आप 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर हमारे प्लेटफॉर्म पर आप 10-10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो हमने क्विज वगैरह लगा रखी है। देन आफ्टर देखिए, स्पीड आपकी बस एक ही तरीके से बढ़ सकती है, वो है मॉक टेस्ट या क्विज। आप अगर, क्योंकि देखिए अगर आप बुक्स वगैरह से क्वेश्चंस बना रहे हो या पीडीएफ वगैरह से क्वेश्चंस बना रहे हो तो वहां आपको स्पीड का पता नहीं चलता है। वहां आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी ले सकते हो, 2 मिनट भी ले सकते हो, 5 मिनट भी ले सकते हो। लेकिन जब हम क्विज वगैरह कर रहे होते हैं तो क्विज में ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में हमको पर्टिकुलर क्वेश्चंस करने होते हैं। हो सकता है वहां पे आपकी एक्यूरेसी अच्छी ना है, लेकिन वहां पे धीरे धीरे जब आप 25, 30, 40, 50 क्विज दे लेते हो 10-10 मिनट की या 8-8 मिनट की, तो वहां पे आपकी एक एक्यूरेसी आना स्टार्ट हो जाती है। अब एसएससी सीजीएल में तो क्या हुआ है कि क्वेश्चनों को 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पे भी ये चीज हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे पहले चीज सिलेक्शन पोस्टेज में हुई थी, उसके बाद सीपीओ में हुआ, देन आफ्टर एसएससी सीजीएल में हो गया, सीएचएसएल में भी होगा, 100% होगा। तो आपको इतना तो श्योर है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन के लिए स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आप ये मत सोच लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि 25 क्वेश्चंस करने तो क्वेश्चन हार्ड लेवल के भी होंगे। नहीं, आप सीपीओ का ट्रेंड को देखिए। सीपीओ में उन्होंने एक लिमिट लगाई थी कि 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करने, तो उन्होंने क्वेश्चन का लेवल घटा दिया था। हालांकि कट ऑफ भी कम हो गई थी, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चन भी कम हो गया था, क्वेश्चन का लेवल भी कम हो गया था। इसी तरीके से जो 25 क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर होगा, नॉर्मल लेवल होगा जो कि 15 मिनट में किया जा सकता हो। ठीक, अगर 25 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो 23 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं एटलीस्ट। तो जैसे जैसे मैंने बताया कि आपको अगर अपनी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करना है, स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको क्विज लगाने पड़ेंगे, फुल लेंथ मॉक लगाने पड़ेंगे। पहले आप क्विज लगाइए। देखिए 4 ही आपके टॉपिक हैं, 4 ही आपके सेक्शन है। एक हो गया मैथ, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग और जीएस। पहले आप चारों के सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। ठीक, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे, आप उनको लगा सकते हैं। डेली बेसिस पर
एक एक आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं, देन आफ्टर आप एक मॉक लगाएं। डेली बेसिस पे एक ही मॉक लगाना है, ऐसा नहीं है दिन में 4-4 मॉक लगा रहे हो, क्योंकि देखो होता गया कि आप दिन में भले 4 या 5 मॉक लगा लीजिए, लेकिन फिर आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, और अगर आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप एक ही मॉक लगाइए और उसका पर्टिकुलर एनालिसिस करिए। देखिए एक मॉक होगा 1 घंटे का, लेकिन उसके एनालिसिस करने में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, मिनिमम 2 घंटे तो मान के चलिए, अगर आप ढंग से एनालिसिस कर रहे हैं। मैं एनालिसिस करने के लिए क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है। देखिए अगर आप एक दिन में एक मॉक लगाते हो और उसका एनालिसिस करते हैं, अगर आपने ऐसा 10 दिन कर लिया तो इतना श्योर है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो 11वें मॉक में आपको रिपीटेड क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपने एनालिसिस अच्छे तरीके से किया हुआ है तो आप वहां पे बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकते हो। तो ऐसा मत कीजिए सिर्फ और सिर्फ मॉक दिए चले गए, मॉक दिए चले गए, एनालिसिस नहीं करा, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे बढ़िया आप मत दीजिए और आराम से बैठिए। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आपको तैयारी करनी ही करनी है, तो आप एक मॉक दीजिए, उसका पर्टिकुलर एनालिसिस करिए, उस एनालिसिस को इंप्लीमेंट करिए। क्वेश्चन जो भी, जैसे सपोज आपको कोई क्वेश्चन आया नहीं, चाहे वो मैथ का, चाहे वो रीजनिंग, चाहे इंग्लिश, चाहे जीएस, तो उसको पहले देखिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, अपने हिसाब से करने की कोशिश करिए। अदरवाइज जिस तरीके से उसका सॉल्यूशन दे रखा है आप उस तरीके से करिए। देन आफ्टर उसका एनालिसिस किया, फिर इंप्लीमेंट करिए कि उस टाइप के 10 क्वेश्चन आपने निकाले और कर लिए। सपोज आपको रेशियो का कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो आपने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया, और अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, ज्यादा कठिनाई हो रही है, तो उससे रिलेटेड चैट जीपीटी वगैरह से या किसी भी बुक वगैरह में से आपने उसके 10 क्वेश्चन निकाले और उनको बना लिए। तो इस तरीके से ये होता है एनालिसिस करना, ठीक। और अगर आप ऐसा 10 पेपरों में करोगे, जैसे कि मान लेते हैं एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन मैथ के लेके चल रहा हूं, तो 10 शिफ्ट में 250 क्वेश्चन हो गए। मैं डैम श्योर हूं आप 250 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, 11वें जब आप मॉक देने जा रहे हो वहां पे एक क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही होगा उस कॉन्सेप्ट पे, ठीक। तो इस तरीके से आप अच्छे मतलब एक एक करके आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। वही उसमें 4th फेज में बताया हुआ कि आप मॉक देंगे, तो मॉक आप इस तरीके से दे सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा, क्योंकि आज 21 जून है, आज योग दिवस है, तो उस योग दिवस की खुशी में हमारे प्लेटफॉर्म पे एक ऑफर चल रहा है, जिसमें कि हम अप टू 80% तक का ऑफ दे रहे हैं, अप टू 80% तक का ऑफ दे रहे हैं। आप कोई भी कोर्स खरीदना चाह रहे हो, चाहे वो एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, या बैंकिंग का, या रेलवेज का, या नेट का, कोई भी कोर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म से अगर आप खरीदना चाहोगे, अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से आप खरीदना चाहोगे, तो आपको अप टू 80% का ऑफ मिल सकता है। बस आपको एक कोड का यूज करना है, विच इज ES100, ठीक। तो बाद वक्त हम नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट लेक्चर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका परसेंटेज। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।